आप लोगों के प्यार को देखते हुए और वीडियोस पे व्यूज़ और कमेंट्स को देखते हुए टाटा ने खुद, कंपनी ने शोरूम में कॉल किया, मुझको एक लोनर व्हीकल दे रहे हैं वो लोग, लोनर व्हीकल। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ईवी क्यों ख़रीदा। आप लोगों को पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी नेक्सॉन ईवी मैक्स 30 प्लस, मतलब 30 दिनों से ज़्यादा दिनों से बैटरी के इशू की वजह से खड़ी है शोरूम पे। और आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में अपना प्यार दिखाया, कुछ सजेशंस भी मिले और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। सारे क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, लेकिन आज ये सबसे बड़ी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ईवी ही क्यों ख़रीदा और ईवी ख़रीदने के पीछे रीज़न क्या था और मैं कौन सी गाड़ी कंसीडर करना चाह रहा था। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मैंने अपनी फ़र्स्ट कार स्विफ्ट 2024 के अराउंड चलाना शुरू किया। लगभग 2022 के अराउंड वो गाड़ी 1,20,000 मतलब 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी थी। और क्योंकि वो मारुति थी तो 80,000 किलोमीटर में उसमें लगभग 40,000 का खर्च आया था, जिसमें शॉक माउंट, जो इंजन का माउंट होता है वो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, टायर चेंज हो गए थे, तो लगभग 40 से मेरे ख्याल से 60,000 का खर्च आया था। और उसके बावजूद वो उतनी स्मूथ नहीं चल रही थी, या बोला जाए आज के ज़माने के हिसाब से ABS नहीं था, एयर बैग्स नहीं थे, और थोड़ी सी स्टेबल नहीं रहती थी, और ख़राब रास्तों पे जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था उसमें। और मैं एक तरह से बोर भी हो गया था। लगभग आप सोच सकते हैं 8 साल के अराउंड हो गए थे उस समय। तो एक बोरनेस भी, आदमी बोर होता है तभी चेंज करता है आदमी, नहीं तो नहीं करता। तो उससे पहले तक मैं अपने स्विफ्ट से बहुत ही खुश था। गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगे समय के साथ, तो थोड़ी सी आउटडेटेड लगने लगी, मेरी भी इनकम बढ़ी। तो मैंने सोचा कि एक बेटर, सेफ़ और वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ली जाए। ठीक है, ये वाली जो स्विफ्ट थी वो मेरे पापा ने ख़रीदी थी, और ये जो गाड़ी मैं लेने वाला था नेक्स्ट अपनी, उसको लेने से पहले मैंने 1 आध साल पहले घर ख़रीदने का प्लान बनाया, और मैंने घर ख़रीद लिया। उसकी EMI 25,000 के राउंड चलती थी। तो मुझे लगा कि जो डेप्रिशिएटिंग एसेट है कार, वो लेने से पहले आप एक एप्रिशिएटिंग एसेट या कुछ ऐसा लें जो आपके लाइफ पे काम आए, ज़्यादा काम आए और लाइफ लॉन्ग रहे। और पहले आप वो बर्डन झेल लेंगे, तब आप कार का बर्डन झेलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा मैंने घर खरीद लिया। उसका मेरा 25,000 का EMI लगभग चलता था। तो मैं कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं लेता है। कंसीडर करने के लिए मैंने 2 साल लगभग रिसर्च करता हूँ। जितनी महंगी चीज़ होती है उतनी ज़्यादा दिन रिसर्च करता हूँ और पेशेंटली लेता हूँ। मैं एक इम्पल्स में आके नहीं लेता कि एकदम से कोई चीज़ पसंद आ गई तुरंत ले ले। वैसा लेना कभी भी कोई भी प्रोडक्ट फ़ायदेमंद नहीं रहता, और महंगी चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया लगभग 2 साल में कि मेरे को क्या क्या चाहिए। तो उसमें था ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पोलो से 3 दिन में 2000 किलोमीटर की ट्रिप की थी, और वो ऑटोमेटिक थी और उसमें क्रूज़ कंट्रोल था, तो बहुत ही ईजिली लॉन्ग ट्रिप हुआ। और वो सर की गाड़ी थी एक मेरे सीनियर की, तो वो हम सिटी में भी चलाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि क्लच वगैरह का इशू नहीं था। तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट था ऑटोमेटिक गाड़ी होनी ही चाहिए, और वो ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ड्राइविंग पसंद करता हूँ। ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि गियर चेंज हो रहा है तो पता चल रहा है। तो DCT जो था, जो काफ़ी महंगा आता था, पोलो ही ऐसी गाड़ी थी 12 लाख के अंदर DCT देती थी, तो वो मैंने चलाई थी। और वैसा DCT लेने के लिए उस समय लगभग पेट्रोल गाड़ी में 20 लाख प्लस खर्च करने से ही वैसा DCT आता, या वैसा ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग जो स्मूथ हो, पावरफुल हो, वो आता। मतलब ये मेरा रिक्वायरमेंट था कि मैं ऑटोमेटिक लूँगा। दूसरा मैंने तय किया था क्रूज़ कंट्रोल उसमें होना ही चाहिए। तीसरा मैंने तय किया था कि वो 20 लाख के अंदर होनी चाहिए। और भी कुछ क्राइटेरियाज थे, जो एयर बैग वगैरह होना चाहिए, और उसका डिस्प्ले म्यूज़िक सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे मेरे क्राइटेरियाज़ को मैंने जब किसी गाड़ी पे डालने की कोशिश करी,
तो जनरली उसका जो बजट है 20 लाख से ऊपर पहुंच जाता था। फिर मैंने सोचा चलो मैनुअल भी चला लेंगे, 20 लाख के अंदर आ जाए। तो मैंने एक गाड़ी बुक करी थी लॉन्चिंग के समय ही, XUV 700। और आप जान रहे हैं उस समय उसके लिए कितना ज़्यादा वेटिंग पीरियड था और बहुत ज़्यादा उसमें एडास वगैरह थे, तो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पीरियड था। तो वो मैंने बुक करी थी, वो काफ़ी दिनों तक के बुक की बुक पड़ी रही, चलता रहा, समय निकलता रहा। फिर आया स्कॉर्पियो एन, उसके शायद 1 आध साल बाद आया होगा। तो स्कॉर्पियो एन 1-1.5 साल बाद आया, तो मैंने सोचा ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है गाड़ी, और नई गाड़ी हमेशा बेटर लगती है। तो मैंने XUV 700 के बाद स्कॉर्पियो एन बुक किया और XUV 700 को कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कैलकुलेट किया एक दिन कि इसका EMI कितना आएगा, और मेरी रनिंग अच्छी खासी है, लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर तो चलता ही है, क्योंकि मेरी जो 5-6 लोगों की फैमिली है, 6-7 लोगों की, उसमें मुझे ही ड्राइव करनी आती है। तो किसी को भी कुछ ज़रूरत हो या किसी का कोई तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। हम लोग 3 सिटीज़ में डिफरेंट जगहों पे 7 लोग रहते हैं, मतलब 3 सिटीज़ में डिवाइडेड है। तो 400 किलोमीटर के गैप में है ये, मतलब एक 100 किलोमीटर में, बाकी 300 ऐसे है। तो मुझे ही ड्राइव करना पड़ता था। तो मेरा मंथली लगभग 3 से 4 हज़ार किलोमीटर तो एवरेज साल में चली जाती है गाड़ी, और मेरे को घूमने का भी शौक़ है। तो मुझे लगा कि भाई एक आप 20 लाख की गाड़ी लोगे, उसका EMI स्टार्टिंग में 4 लाख देने के बावजूद लगभग 15 से 20 हज़ार तो आएगा ही, प्लस जो मेरा पेट्रोल का खर्च था वो स्विफ्ट में ही कई महीनों में 25 हज़ार तक पहुंच जाता था। स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जो 25 का भी एवरेज दे देती है पेट्रोल के अंदर हाईवे में। तो कोई भी आज की गाड़ी जो थोड़ी हैवी हो, ज़्यादा पावरफुल हो, वो तो 25 का एवरेज तो नहीं देगी। तो जब मेरे को स्विफ्ट में पेट्रोल डलाने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी मुझे अखर रहा है कि मैं 25 हज़ार का पेट्रोल डला रहा हूँ और मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल उससे गड़बड़ हो रहा है, तो मैं कोई ऐसी गाड़ी क्यों लेता जिसमें आपको या मुझको 15-20 हज़ार EMI भी देना है, उसके बावजूद 25 हज़ार का पेट्रोल या डीजल जो भी है वो भी डालना है। उससे प्लस ही होता, क्योंकि एवरेज कम रहती है दूसरी गाड़ियों की, स्विफ्ट जैसे तो नहीं रहेगी, 25 का एवरेज बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ मेंटेनेंस में भी मैंने कैलकुलेट किया। जब मैंने स्विफ्ट 80,000 चला लिया था तो उसमें 40,000 50,000 खर्च हुआ, और बीच बीच में 10,000 5,000 ऐसे तो लगते ही थे। तो पर किलोमीटर मेरे को लगता है 50 पैसे से 1 रुपये पर किलोमीटर तो आपका खर्च होता ही है, 50 पैसे टू 1 रुपीज़। तो अगर 4,000 5,000 चलती है तो उसमें भी मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है एवरेज मंथली आपका 2,000 से 2,500 आता। तो ये सारी खर्च मिला के 50,000 के प्लस हो रहा था। तो मुझे फिर बीच में ये हुआ कि नेक्सॉन लॉन्च हुई EV मैक्स, जिसका रेंज ज़्यादा था। मैंने पहले ही बुक कर दिया उसको, और जिस दिन उसका लॉन्च था, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हुई कि मैंने बुक किया। बुक होने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे को टेस्ट ड्राइव दिया गया EV का। मुझे टेस्ट ड्राइव करने से पहली बार में इतना मज़ा आया, इतनी स्मूथ पिकअप तो उसका ऐसे बढ़ता था जैसे RPM बढ़ता है एक्सेलरेटर दबाने से, ऐसा उसका स्पीडोमीटर पड़ता था। तो ऐसी गाड़ी मैंने कभी फील ही नहीं की थी, और इसमें स्मूथनेस था, साइलेंट थी। टाटा का जो हैवीनेस है वो था। चलाने में इतना मज़ा आया मुझे कि मैंने बाकी सब गाड़ियाँ कैंसिल कर दी, और अपने बजट और ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। साथ ही उस समय साल में 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री मतलब हो जाता, तो वो भी एक बेनिफिट था जो मुझे जब तक गाड़ी रहेगी तब तक मिलेगा। अभी वो चला गया है, अभी वो स्कीम नहीं है, लेकिन मैंने उस समय ले ली थी, तो मेरे लिए जब तक कि वो स्कीम चलेगी वो रहेगा मेरे लिए 8 साल तक के, हर साल 1.5 लाख तक का टैक्स मेरा, मतलब वो जो सैलरी से आप बोल सकते हैं 1.5 लाख का इनकम जो है डिडक्ट हो जाएगा, जो हम इंटरेस्ट कार के लिए देते हैं। तो EV मैंने चलाया, बहुत मज़ा आया उस समय। और मेरे को दूसरी चीज़ ये था कि मेरे पास 4-5 लाख रुपए उस समय नहीं थे जो मैं एक साथ दे पाता स्कॉर्पियो एन या XUV 700 के लिए। मैंने वर्टूस चला के देखी, 1 लीटर वगैरह चला के देखी, मज़ा नहीं आया। DCT चलाई लेकिन वो 20 के ऊपर जा रहा था। तो ऐसे करके स्कोडा वगैरह सब चलाया मैंने, कुशाक वगैरह, लेकिन कोई भी इस रेंज में गाड़ी नहीं आ रही थी जो मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे।
तो मुझे लगा कि भाई बजट की वजह से और पीसफुल लाइफ फ्यूचर में चेस की वजह से और जो स्मूथनेस थी ड्राइविंग में, उस सब की वजह से मैंने सोचा ईवी पे शिफ्ट होते हैं। इससे तो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, पैसे भी बच रहे हैं। जब मुझे दूर जाना होगा, इस गाड़ी को हम सिटी में ही ज़्यादा चलाते हैं ज़्यादातर, तो सिटी में ज़्यादा चलने की वजह से मैंने सोचा सिटी में इसको चलाऊंगा, और कभी दूर जाना रहा तो मैं स्विफ्ट बैकअप के लिए अपना रखूँगा, वो अभी भी चल तो सकती ही है। ये सोच के मैंने ईवी पे शिफ्ट हो गया। मैंने सिर्फ 5,000 रुपये दिए गाड़ी के, एडवांस जो दिए थे उससे ही गाड़ी का डाउन पेमेंट हो गया, क्योंकि आपको ईवी में 100% ऑन रोड फाइनेंस मिलता है। और SBI से मेरे को 7.9% में फ्लैट मतलब रेट में मेरे को ये क्या बोलते हैं फाइनेंस हो गया। तो सबसे सस्ता जो रेट है ईवी के लिए, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाह रही थी, तो वो भी कम मिला। तो सब तरफ से मेरे को बेनिफिट हुआ। तो ये वजह थी दोस्तों कि मैं ईवी में शिफ्ट हुआ। मेरा बजट बिल्कुल भी नहीं है, और आज भी मैं फील करता हूँ कि मैंने अच्छा किया ईवी लिया, नहीं तो भले ही मुझको बीच बीच में ये सब प्रॉब्लम हो। पेट्रोल वाली गाड़ी में भी अगर एक्सीडेंट वगैरह हो तो टाइम लगता है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि टाटा ही सबसे बुरी है। और भी मैंने सुना है कि MG की गाड़ियों का जो बैटरी में प्रॉब्लम आने से कुछ लोग बता रहे थे कि वो लोग तो चेंज भी नहीं करते। टाटा तो चेंज कर रहा है, बाकी लोग चेंज भी नहीं करते। अभी एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट में लिखा है कि मेरी महिंद्रा गाड़ी का भी ऐसा हुआ था, टच नीचे, तो भी वहाँ यही प्रॉब्लम आई थी, 88 डेज़ लगे थे। तो ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है अभी वर्स्ट में, अगर ये वर्स्ट है तो टाटा ही सबसे बेस्ट हो वर्स्ट सर्विस में ईवी के अंदर। और इतनी सारी गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में ऐसी प्रॉब्लम आना, यानी कि कुछ बहुत सारी गाड़ियों में कुछ गाड़ी भी ऐसा ज़्यादा दिखता है कि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ आप कंसीडर ज़रूर करें अगर आप ईवी पे ही जाना चाहते हैं। बाकी कंपनीज़ का भी फीडबैक लें कैसा सर्विस है। महिंद्रा का सर्विस तो मुझको पेट्रोल और ICE में, जब हम दोस्त के लिए गाड़ी खरीदने गए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ईवी का क्या सीन है, अभी बॉर्न इलेक्ट्रिक वाला जो उनका अलग सेगमेंट बना है उसका क्या सीन है मेरे को नहीं पता। गाड़ी काफ़ी महंगी है, बट अगर वो इम्प्रूव करते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टाटा जो है मेरे हिसाब से वर्स्ट तो नहीं है। जब सब वैसे ही कर रहे हैं, सब कंपनीज वैसे ही कर रही है, तो एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, ये बेटर हो सकता है, बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और है अभी भी कि सर्विस बेटर हो सकती है। ईवी में वैसे ही सर्विस कम लगता है, इसीलिए मैंने ईवी लेने का सोचा। एक नई कंपनी जो मैंने कभी नहीं चलाई थी, टाटा का, कि इसमें बहुत कम पार्ट्स हैं, बहुत कम इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर होगा भी तो कभी कभी थोड़ा बहुत तकलीफ़ झेल ही लेंगे, क्योंकि पैसे बच रहे हैं, कंफर्ट मिल रहा है। और भी मैंने बहुत सारे लेने के बाद पॉजिटिव पॉइंट्स ईवी के देखे हैं जो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। बट जब लेने से पहले मेरे दिमाग में यही था कि डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं थे, नई गाड़ी पे शिफ्ट होना ही था, ऑटोमेटिक चाहिए ही था, और लाइफ में थोड़ा सा नयापन चाहिए था, बोर हो गया था पुरानी गाड़ी से। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इन कंडीशंस में मैंने ईवी लिया था। तो होपफुली जो लोग ईवी को कि पेट्रोल गाड़ी तो ज़्यादा अच्छी होती है या ये सब बोल रहे हैं, हाँ होती होगी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसे पड़े हैं 5 लाख, आपको 25,000 का पेट्रोल डलाने में कोई इशू नहीं हो रहा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं 25,000 का EMI, 25,000 का पेट्रोल और मेंटेनेंस, तो आपके लिए ऑब्वियसली आइस या पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी अच्छी है। लेकिन लॉन्ग टूर के लिए भी, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही ना आए या कम प्रॉब्लम आए, तो ऑब्वियसली आपको पेट्रोल या डीजल गाड़ी में, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय से चल रही है, तो लेना चाहिए। ख़ासतौर पे इसमें कभी ईवी में आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम में जाना होता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई कुछ होगा तो नहीं प्रॉब्लम। और कभी मैं तो हर बार यही सोच के निकलता हूँ, सच बताऊँ तो, कि रास्ते में कुछ होगा तो ये कर लेंगे। मतलब एक सेकेंडरी ऑप्शन दिमाग में रखता हूँ कि ऐसा हुआ कुछ तो जो भी गाड़ी में रहेंगे उनको बस में बिठा देंगे, RSA ले लेंगे और अपन फ्री हो जाएंगे।
तो ईवी में ये है कि 3 साल तक RSA फ्री है टाटा के अंदर, बाकियों का नहीं पता, तो आप वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, आप लोगों के प्यार को देखते हुए और वीडियोस पे व्यूज़ और कमेंट्स को देखते हुए टाटा ने खुद, कंपनी ने शोरूम में कॉल किया, मुझको एक लोनर व्हीकल दे रहे हैं वो लोग। लोनर व्हीकल के कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो मेरे को साइन करने हैं और शायद कल मुझको एक लोनर व्हीकल मिल रही है। बट वो मैंने पूछा कि ईवी है क्या, बट उन्होंने बोला कि ईवी अवेलेबल नहीं है, हम लोनर में ईवी नहीं देते हैं। तो कोई रेंटल गाड़ी मुझको मिलेगी कल, तो देखते हैं। फ़िलहाल पेट्रोल तो उसका खर्चा मेरे को ही करना पड़ेगा। और अभी जब से गाड़ी मेरी गई है सर्विस सेंटर, तब से 15 से 17 हज़ार रुपये का पेट्रोल डलवा चुका हूँ, जो बहुत ही इधर दर्द होता है इससे, क्योंकि हम लोग को अब आदत नहीं रही है उस टाइप के खर्च करने के लिए। ऐसा लगता है कि मैं पैसों को जला रहा हूँ, सच बताऊँ तो। ड्राइविंग एंथुजियास्ट ये वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप कंफर्टेबल जो गाड़ी है उसी को तो यूज़ करोगे ना। ये नहीं कि मतलब आप रॉ चीज़ों में ज़्यादा जाएंगे। अगर ऐसा होता तो लोग आज भी बैलगाड़ी ही चलाते, अगर हम में चेंज करने की कैपेबिलिटी, अडाप्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती तो मैं आज भी, अगर मेरे को कोई बोले तो मैं ईवी ही लूँगा, क्योंकि मेरा बजट ही नहीं है यार। मेरी सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन और भी चीज़ें होती है लाइफ में गाड़ी के अलावा। तो ये है अभी तक का अपडेट और रीज़न फॉर बाइंग एन ईवी। इसके अलावा लोगों ने कमेंट में कुछ पूछा है, वो अगर मैं बता पाऊँ। हाँ, इसमें एक ये भी है कि देखिए, टाटा की गलती इसमें पूरी तरीके से नहीं है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी तरफ से भी डिले हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी का जो है पूरा ब्लेम हम टाटा पे नहीं डाल सकते। तो ये है, कई लोगों ने ये बोला है कि थंब रूल ऑफ बाइंग एन ईवी, फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे हैं कि 500 किलोमीटर की रेंज रहे, मेट्रो सिटीज़ वगैरह रहे और रेंज अच्छा खासा रहे। मैंने जब गाड़ी लिया तो भाई वही सबसे ज़्यादा रेंज की गाड़ी थी ईवी मैक्स, उस समय कोई भी और ऑप्शन नहीं था, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आज की डेट पे लूँ तो मैं 500 प्लस वाला ही रेंज की गाड़ी लेना पसंद करूँगा। खैर, अभी अगर ईवी में देखें तो नेक्सॉन ही सबसे ज़्यादा टेस्टेड गाड़ी है आज की डेट में। बाकी गाड़ियों का अभी पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक जनरेशन तो रुक के ही लेना चाहिए। मेरे साथ ये था कि मैक्स जो है सेकंड जनरेशन की गाड़ी थी, तो मेरे ख्याल से सेकंड जनरेशन तक के थोड़ा सा रुकना चाहिए अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए। बैटरी प्रोटेक्शन वगैरह का इंश्योरेंस में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आया था। मैंने टाटा ब्रोकर कंपनी जो होती है, टाटा शोरूम से ही कराया था। ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं गाड़ी का, व्हीकल का इंश्योरेंस कर रहा हूँ तो वो तो एक पार्ट है बैटरी का। तो ये सोच के मैंने सिर्फ एड ऑन लिया कंज्यूमेबल्स का, और कुछ एड ऑन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो विदाउट ऑप्शन में कैसे ऑप्ट करता उसको। ये सारा चीज़ है। विंडसर के बारे में बोल रहे हैं लोग, विंडसर अच्छी हो सकती है, मैंने अभी तक के ड्राइव नहीं किए हैं। विंडसर प्रो जिसमें रेंज ज़्यादा है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका जो बोनट है बहुत छोटा है, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा कभी इम्पैक्ट हुआ फ्रंट का तो थोड़ा सा सीधे ही आपको चोट लगेगी। थोड़ा सा बोनट लंबा होना चाहिए, और इंडिया में बहुत मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि सामने से कोई ऐसा ठोक दे, क्योंकि इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत ही ट्रैफिक ख़राब है यहाँ का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न है उसके अंदर। सिटी में चलाने के लिए ठीक है, लेकिन आप कोई 15-20 लाख की चीज़ सिर्फ सिटी में चलाऊंगा ऐसे नहीं रख सकते यार। आप इतने भी, मतलब मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ कि एक गाड़ी सिटी में चलाने के लिए रखूँ और बाहर जाना है तो कैब करूँ, या फिर आपको अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है, रोज़ चलाते हो तो लगता है यार इसी से निकल जाया जाए, तो वैसा होता है। आप ऐसे स्टिक नहीं कर सकते कि मैं विंडसर को हाईवे पे नहीं लेके जाऊंगा या कॉमेट को हाईवे पे नहीं लेके जाऊंगा। आजकल तो सिटी के अंदर हाईवे होते हैं, तो वो हाईवे पे तो जाना ही है, तो सेफ्टी थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखना चाहिए। एक बार चला के ज़रूर देखूंगा विंडसर, काफ़ी लग्जरी तो लगती है गाड़ी। कुछ लोग बोल रहे हैं मैंने नेक्सॉन EV 45 जो लॉन्ग रेंज वाली होती है कैंसिल कर रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेरा बोलना है भाई अभी ऐसा मत करें, आप थोड़ा सा समय ले लें, सोच लें। EV 45 जो है वो इसमें थोड़ा सा बेटर मेरे ख्याल से बैटरीज है, और प्रिज्मेटिक सेल वगैरह यूज़ हुए हैं शायद अभी नए वाले में, तो मे बी बैटरी के इशू कम हो। थोड़ा सा आप रिव्यू लेके लोगों के नई गाड़ियों वाला
जो रिव्यू है थोड़ा दिन रुक के भी ले सकते हैं। बैटरी पुणे से आता है तो गुजरात से भी आता है बोल रहे हैं कुछ लोग। मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कहाँ से आता है, लेकिन लोग पुणे बोलते हैं सर्विस सेंटर वाले। अब यही जाने कहाँ से आता है, लेकिन दूर से आता है इतना तो है। हाँ, अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है, अभी देखिए बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। मैंने तो बोला है टाटा को, भाई गाड़ी आप 6 महीना भी नहीं दोगे, 6 साल भी नहीं दोगे तो मैं EMI पटाना बंद कर दूंगा, और क्या होगा, बैंक वाले वहीं से लेने आएंगे। यही कर सकते लास्ट ऑप्शन। तो इसलिए पूरा पैसा शुरू में देना भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो एक बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि भाई हमारे पैसे तो हमारे पास है। जितना पैसा मैं दे चुका हूँ उतना गाड़ी में चला चुका हूँ, इसलिए भी मैं टेंशन नहीं लेता हूँ कि मैंने दिया है, मान लो आज तक के 10-15 लाख दे दिया होगा मान लो, तो मैंने 1,16,000 किलोमीटर चला चुका है गाड़ी को। तो लगभग 10 रुपये पर किलोमीटर पेट्रोल और डीजल गाड़ी में लग ही जाता है यार, आप कैसे भी कैलकुलेट करो लग जाता है। टायर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, हर चीज़ है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी चल गई अच्छी खासी, और विदाउट हैसल या थोड़ी बहुत हैसल तो झेलना ही पड़ेगा। इंडिया में सर्विस जो है हर चीज़ का बेकार है, आप देखेंगे, सिर्फ कार ही नहीं, हर चीज़ का बेकार है। इंडिया सर्विस ओरिएंटेड है ही नहीं, सिर्फ आपको बेचो और मार्केटिंग। बेचते समय बहुत ही प्यार से रहेगा हर कुछ चीज़। जैसे आप चार्जिंग पॉइंट को ही ले लो, कार लेने जाओ तो आपको शोरूम में बिठाते, चाय पिलाते, चार्ज करने जाओ तो आपकी गाड़ी के चार्जर अंदर रहेगा, गन को बाहर आप दीवार से ऐसे फांद के बाहर ले जाके चार्ज करते हैं। कई जगह तो वहाँ दूसरी गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो चार्जिंग इंफ्रा का तो बहुत ही हालत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ प्राइवेट कंपनियाँ चार्ज जोन वगैरह बहुत ही अच्छे से मेंटेन करती हैं, बट टाटा वालों का तो चार्जर बात ही मत करो भाई। तो ये सब बात है भाई, ये इसके पीछे का फाइनेंशियल और कैलकुलेशंस था। हो सकता है समझ आया हो, और कभी डिटेल में बताऊंगा सिर्फ फाइनेंशियल्स के ऊपर। अगर आपको जानना है, अगर नंबर जानना है कि एग्जैक्टली कितना क्या है, मैं आपको वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।